तो मैट्रिक्स में चलिए आते हैं, फिर से अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक बात, मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बात मल्टीप्लिकेशन में एडिशन से, चलो शुरू से हम बता देते हैं आपको। तो एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन कर सकते हैं। उसके लिए बी प्लस ए प्लस बी के बराबर होता है, ये कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। और दूसरी बात क्या थी एडिशन में, बस ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी होती है एडिशन में। दूसरा क्या था, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, के से मल्टीप्लाई करके हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था, के सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अब हम क्या करेंगे, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में बात करी कि भाई डिटरमिनेंट वैल्यू है, उसके बाहर वापस से के निकालना चाहा तो वो के की पावर एन करके बाहर आया। क्यों आया, ये भी पिछले लेक्चर में हमने बताया था। फिर बात करें थे मल्टीप्लाई के बारे में, तो हमने बोला कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई का एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर में कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि पहला ऑर्डर m क्रॉस n हो, दूसरा ऑर्डर मान लीजिए p क्रॉस q है, तो ये n और p बराबर होने चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई ए बी मैट्रिक्स आएगी, ये a है ये b है, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा, m क्रॉस q हो जाएगा। ये सब बात हम कर चुके हैं। उसके अलावा हमने आपको बात बताई, दूसरा क्वेश्चन हमने आपको पूछा था कि बताइए अगर ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन करना है तो क्या होना पड़ेगा। तो वो बात मैं अभी लिखा देता हूं, नोट करवा देता हूं, तो आप बोलोगे कि ठीक है, ए बी एंड बी ए बोथ विल बी डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n and order of B is n क्रॉस n। मतलब दोनों में से किसी एक का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है और दूसरे का n क्रॉस m है तो ही ए बी और बी ए दोनों एक साथ डिफाइन होंगे। इसके अलावा कभी भी ए बी और बी ए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज है ए स्क्वायर इज टू बी डिफाइंड, A square is to be defined, A should be square matrix, ठीक है। A should be square matrix, मतलब स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब कब कर सकते हैं सर, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। पावर 4 कब कर सकते हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, 4 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इज डिफाइंड। ये बात याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर पावर हमेशा डिफाइन होगी। जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ये सब डिफाइन होता है अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो। बात समझ में आ गई आपको, ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कब कब कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो आप में से कोई उठेगा और बोलेगा सर ये तो आपने बता दिया कि कैसे कब मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये तो बताइए कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो बस वही आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कैसे होता है। ये देख, अब डिटरमिनेंट में आपने देखा था कि कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, रो को रो से करो, रो को कॉलम से करो, कॉलम को रो से करो, या फिर कॉलम को कॉलम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स इस तरीके से 2 3 5 7 1 2, ये एक ए मैट्रिक्स मैंने ले ली और दूसरी मैट्रिक्स मैंने बी ली है। अब इसका ऑर्डर ध्यान से देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसमें 3 तो रो है 2 कॉलम है। तो अगर बी को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी अगर मुझे निकालना है, तो अब आप मुझे बताइए बी का रो नंबर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें जो रो नंबर होगा वो रो नंबर डेफिनेटली 2 होना पड़ेगा। कॉलम नंबर जो भी आपका है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कॉलम नंबर मैं कितना लेता हूँ, 3 नहीं लेता हूँ, 3 लूँगा तो आपको लगेगा कि सर सिंपल सा हो गया, 4 ले लेते हैं।
तो 4 लिया तो यहाँ पे कितना मिला 2 1 -1 मान लीजिए 5 0 1 3 2। तो ये हो गया 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। कॉलम 4 है, रोज 2 है, इसमें रो कॉलम 2 है, रो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई ये देखिए। तो ए बी सबसे पहले तो डिफाइन होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, आप कोई भी बता देगा सर ए बी का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 4 का। ये 2 से 2 कट, यानी कितना आ गया 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें रो कितने रहेंगे 3, कॉलम कितने रहेंगे 4। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कैसे करते हो? सबसे पहले इसको उठाइए, इस कॉलम को उठाइए और उठा के डाल दीजिए यहाँ पे। कॉलम को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। क्या दिख रहा है आपको कॉलम में? 2 0, तो इधर रखिए 2, इधर रखिए 0। ठीक, क्या करना है? इधर से ऐसे उठाना है, इधर ऐसे डाल देना है। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 4, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 3, फिर कितना 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। आई बात समझ में? खत्म। डिटरमिनेंट की तरह नहीं चलता है कि इसको यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, ऐसे नहीं चलेगा। ओनली इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो पहले कॉलम को आपने उठाया, इसके ऊपर ऐसे रो के ऊपर रखा और सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दी। मिटा दो। किसको उठाएंगे? इसको उठा लिया, इसको उठाया तो ये 1 और 1 उल्टा करके ऐसे उठाना है और ऐसे लाके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे ये नंबर चलेंगे, चल के यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? ये कॉलम नंबर अब कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 3 5 + 7 1 + 2। इसका काम हो गया। अब उठाए इसको, तीसरे वाले को उठाया उधर ले गए, तीसरे वाले को उठा के ले गए तो कितना मिला? -1 और 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो करिए कैलकुलेशन। -1 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस कितना हो गया 9, ये कितना आ गया -5 + 21, ये कितना आ गया -1 + 6। काम हो गया। 5 को 2 को उठाइए, इसको उठा के यहाँ पे रखा तो कितना आ गया 5 और 2 मल्टीप्लाई किया। 5 × 2 10, 2 × 3 6, 5 × 5 25 प्लस 14 किया तो कितना आ गया 5 + 4। तो ऑर्डर कितना आ चुका है देख सकते हो, 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर आ चुका है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूंगा, शायद आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन शायद आप समझ गए, वैसे भी पहले से ही आपको आता होगा। मैं तो वैसे भी आपको बोर ही कर रहा हूँ ये सब बता के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फायदा क्या मिलेगा अपन को, ये अपन को देखना है। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात, प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज के साथ आप इनको याद रखोगे। पहली बात, ठीक है, इफ AB = BA। अच्छा, ये हो सकता है क्या सर? हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो इसने क्या बोला है, अगर बाई चांस, मैंने क्या बोला था, जनरली तो ऐसा नहीं होता है कि AB और BA इक्वल हो जाए। अगर बाई चांस AB = BA हो जाए तो उन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कम्यूट मैट्रिसेस। A और B को क्या बोलेंगे? कम्यूट मैट्रिसेस। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि A और B कम्यूट हैं क्या, A और B कम्यूट हैं क्या, या फिर क्वेश्चन में दिया जाता है कि A और B दो कम्यूट मैट्रिसेस हैं। कम्यूट का मतलब क्या होता है? AB बराबर हो जाना BA के। दूसरी बात, इफ AB = -BA, AB अगर -BA के बराबर हो जाए तो उनको बोलते हैं एंटी कम्यूट मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता है कि ये एंटी कम्यूट है कि कम्यूट बताइए। तो आपको क्या करना है, A और B को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर B और A को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो ऐसा पॉसिबल है। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो मैट्रिक्स A थी जिसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 4 और एक दूसरी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था 4 क्रॉस 3, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, सर ए बी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी आ जाएगा, वो 3 क्रॉस 3 का आएगा, और बी ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 4 क्रॉस 4 का आएगा। तो क्या ये ए बी और बी ए, मतलब ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों कम्यूट हो सकती हैं क्या? तो तुरंत आप बिना सोचे समझे बोल देना नहीं हो सकती हैं।
क्यों बोलोगे बिना सोचे समझे? क्योंकि सर कम्यूट तो तब होता है जब ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि ए बी और बी ए का तो ऑर्डर ही अलग अलग है, तो इक्वल होने की तो कोई बात ही नहीं आएगी। क्योंकि पहले ही दिन हमने क्या बोला था कि दो मैट्रिक्स तो तभी इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर एज वेल एज हर एक एंट्री उनकी इक्वल हो। तो इसीलिए ये 3x3 ये 4x4 तो इक्वल होने की कोई बात ही नहीं उठेगी, तो ये कम्यूट और एंटी कम्यूट तो हो ही नहीं सकती। आई बात समझ में? तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जनरली काम होता है, कम्यूट और एंटी कम्यूट स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ए इंटू बी प्लस सी कहीं पर भी लिखा हो। अच्छा, वो तो बात मैंने आपको बता दिया कि अगर डिफाइन हो तो ही ऐसा करना है, अदरवाइज थोड़ी कर देंगे, जबरदस्ती नहीं करना है किसी के साथ। अगर वो मल्टीप्लाई के लिए राजी है तो ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि उठा के मल्टीप्लाई कर ही दिया। सर ने कहा है हमको, तो तू माने चाहे नहीं माने हमको क्या मतलब है, हमको तो सर ने कहा मल्टीप्लाई करना है, तो हम लग गए मल्टीप्लाई करने। तो अगर कंफर्मेबल है मल्टीप्लाई के लिए तो ही करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए सी, ए को बी से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। क्लियर है? समझ में आएगा? अच्छा, इसको बी ए सी ए उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है बी प्लस सी इंटू ए, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसमें और इसमें अंतर है। क्यों? आप देखिए ध्यान से भाई, ये अगर सेम होता दोनों हो तो ये तो कम्यूट मैट्रिसेस हो जाती, बट जरूरी थोड़ी है सेम हो। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले बी ए और फिर उसके बाद में सी ए, तो उससे फर्क पड़ेगा कि आप कैसे लिख रहे हो। तीसरी चीज, ए इंटू बी इंटू सी, ये बराबर ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये जो बराबर होगी, ये बराबर होगी ए इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, करके देख लेना, वैसे ज़्यादा यूज इसका आता नहीं है, बट आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से आई ये प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लाई कर करके आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से आई है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं। इनको तो आपको याद रखना ही है, ये तो आसान सी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना। अब थोड़ी अलग बात पे हम आते हैं, तो इसमें जो गलती होती है बार बार और इसी से क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे ए इंटू बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, दो चीजें मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज कैसे होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन आ गया ए इंटू बी बराबर 0 है, कहीं पर भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आया कि ए इंटू बी बराबर 0, तो आप क्या बोलोगे, सर आइदर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है? ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैट्रिक्स में क्या आया कि सर ए इंटू बी बराबर नल मैट्रिक्स है। ध्यान देना, ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वल टू में तो मैट्रिक्स ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो दिस इज नॉट इम्प्लाई आइदर ए इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। याद रहेगा, इसकी तरह आपको ऐसा नहीं बोलना है कि या तो ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स रही होगी या फिर बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स रही होगी। अगर दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल से आप हमेशा, इस एग्जांपल से हमेशा याद रखना, एक मैट्रिक्स सही है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स सही है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के यहाँ पे रखा तो आंसर आ जाएगा 0 और 0, इसको उठा के यहाँ पे रखा, करना होता है आता है आपको, इन दोनों को उठाया ऐसे रख दिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे उठा के इधर रखा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 0, तो नल मैट्रिक्स आएगी नहीं है। क्या ए और बी दोनों नल मैट्रिक्स थी? क्या नहीं थी, लेकिन आंसर क्या आ गया है, नल मैट्रिक्स आ गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी ऐसा उल्टा नहीं बोलना है आपको। अगर किसी ने बोला कि दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर नल मैट्रिक्स आया तो तुरंत हाथ ऊपर करके ऐसा नहीं बोलना है कि सर ए भी नल मैट्रिक्स होगी या फिर बी नल मैट्रिक्स होगी। दोनों में से दोनों नल मैट्रिक्स ना हो तो भी ऐसा आंसर आ सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो चलिए आपको समझ में आ गया।
ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। किसी ने आपसे बोला कि भाई मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूं और ए सी को मल्टीप्लाई करूं, दोनों से आंसर सेम मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, तो चुपचाप ऐसे नहीं बोलना है कि सर बी इज इक्वल टू सी होगा, ऐसे नहीं बोलना है बी इज इक्वल टू सी। जनरली तो ऐसा ही होता है, आप जानते हैं। आप क्या बोलते हो कि सर ए बी इज इक्वल्स टू बी है, स्मॉल में बात करता हूँ, मैथमेटिक्स में बात करता हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अगर है तो आप क्या बोलोगे, सर इधर ले आते हैं, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या बोलता हूँ, या तो ए जीरो होगा और या फिर क्या होगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी बी इज इक्वल टू सी होगा। अभी अपन को ऐसा नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? यहीं पे बात आ गई, क्वेश्चन ये आ गया भाई। यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको भी अपन ने सॉल्व किया, तो क्या मिला कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स। अच्छा, ए हम कॉमन ले सकते हैं, ये पहले वाली इससे जो पहले प्रॉपर्टी लगाई थी उसके हिसाब से ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी गड़बड़ कर देगी। अब ये क्या बोलेगी, हमको बताया गया कि दो मैट्रिक्स ए और बी माइनस सी का मल्टीप्लाई अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो अब तो ये तो नहीं बोल सकते कि या तो ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी या फिर बी माइनस सी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ में? तो इसीलिए तुरंत आपको ये नहीं बोलना है कि बी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स होगी। तो यहां पे आप बोल सकते हो, अगर ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तब तो ये इक्वल हो कि नहीं हो कोई मतलब नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो, ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि बी माइनस सी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है। नल मैट्रिक्स की बजाय एक छोटी बात और आप और बोल सकते हो, वो क्या है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन बी बराबर सी होगा। मतलब डायरेक्टली आपको बी बराबर सी नहीं बोलना है, साथ में कंडीशन क्या है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ही बी इज इक्वल टू सी होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर हो गई, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो फिर b इज इक्वल टू सी को जीरो होने की कोई जरूरत नहीं, बराबर जीरो होने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको याद रखना है। मैं शुरू से फिर से बता रहा हूं, ये चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो कभी नहीं बोलना है कि या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा, हमको कुछ पता नहीं है सर, बाद में देख के बताएंगे। दूसरी बात इस तरीके आ जाए कि ए बी बराबर ए सी आ जाए, तो कभी नहीं बोलना है कि b बराबर सी होगा। ये काम कब बोलना है? अच्छा, बोल तो सकते हैं अपन, लेकिन हमेशा नहीं बोल सकते। कब बोल सकते हैं? जब जो ए मैट्रिक्स है, दोनों में जो कॉमन वाली मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, तो ही हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू सी होगा। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होता है, ये तो आप मुझे मत पूछिए, पिछले लेक्चर में हमने बात करी है। सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ना हो। तो ये सब काम किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस में। तो ये सारे काम भी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस। मतलब ए बी सी तीनों एक ऐसी होनी पड़ेंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आपको यहां तक आ गया। आगे हम बात करते हैं। तो अब मान लीजिए अगली प्रॉपर्टी, लेट ए एंड बी आर टू, ठीक है, टू ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। मतलब दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने काम किया। कौन सी चीज, 1 0 0 0 और 0 0 0 1। मान लीजिए दो के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी दो मैट्रिक्स, मतलब ऐसी दो मैट्रिसेस जो खुद तो नल मैट्रिक्स नहीं है, बट उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। देन these two matrices are
said to be divisors of 0. These two matrices are said to be डिविजर्स ऑफ 0. ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है. कोई पूछे कि डिविजर्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में डिविजर्स ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसी दो मैट्रिक्स जो खुद तो नल मैट्रिक्स नहीं है, बट दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम क्या, उन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डिविजर्स ऑफ 0. ठीक है. इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं? ए की पावर, अगर मैं ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आई से, मतलब ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. मान लीजिए ए का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n का है, मतलब n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई n का मतलब है आई भी चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. आई तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं, और वो उसका ऑर्डर n है. ठीक है. तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है? a ही आ जाता है. अगर a को हम किसी भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसी के ऑर्डर की, तो आंसर हमेशा a ही आता है. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा a की अगर पावर में 0 कर दूं तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आएगा. यूनिट मैट्रिक्स आएगा इफ a नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. अगर a नल मैट्रिक्स नहीं है तो. अगर नल मैट्रिक्स के पावर में करोगे तो दिक्कत ही हो जाएगी, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा. मतलब मैं पूछूंगा नल मैट्रिक्स की पावर 0, वो क्या होगा? अनडिफाइंड. वो तो डिफाइंड ही नहीं होता है. ठीक है. तो कोई आपसे पूछे कि बताओ ये 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है, इसके ऊपर पावर 0 कर दिया, आंसर कितना आएगा? सर पता नहीं है, अनडिफाइंड होता है. इसका आंसर कितना आएगा? अनडिफाइंड. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कोई भी मैट्रिक्स है 3 5 2 0 ऐसे, और उसके ऊपर पावर 0 कर रखा है, तो वो हमेशा क्या आएगा? एक यूनिट मैट्रिक्स आएगी. ठीक है. वो चीज़ क्या आएगी? हमेशा यूनिट मैट्रिक्स. तो ऐसे आपको याद रखना है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी, वो होती है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बी. तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद कर लेना है कि इस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स अपन हम सॉल्व करने वाले हैं. तो बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, और यहां तक मल्टीप्लाई तक की थ्योरी मैंने आपको बता दी है, जो कि बेसिक है, आप ऐसा बोल सकते हो. आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जिनमें आप बहुत स्पीड से काम कर सकते हो. जैसे कि पहला एग्जाम्पल, ए आपको दे रखी है 0 1 2 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है 5 -2 5 3 0 1 0 2 1. तो आपसे बोला गया फाइंड 2a - 3b. तो ये क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है 2a - 3b कितना होगा. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर 2a का मतलब है सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 0 2 4 4 6 8 10 12 14. ये बन गया 2a प्लस माइनस, अब आपको कर देना है 3b. तो 3b मतलब इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये आ जाएगा 15 -6 15, ये आ जाएगा 9 0 3 0 6 3. बस हो गया. क्या ये कंफर्मेबल है? क्या एडिशन के लिए? बिल्कुल है सर, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए कंफर्मेबल तो होंगी ही होंगी. माइनस कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा. तो आंसर कैसे आ जाएगा? 0 में से 15 को माइनस किया -15, 2 में से -6 को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 8, 4 में से 15 घटाया माइनस का 11, फिर इधर से 4 - 9 किया तो कितना आ गया? -5, 6 - 0 किया तो 6 आ गया, 8 - 3 किया तो 5 आ गया, 10 - 0 किया तो 10 आ गया, 12 - 6 किया तो 6 आ गया, 14 - 3 किया तो 11 आ गया. बस ये आपका बनेगा 2a - 3b. क्लियर है? तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो. चलिए इधर लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन. यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2. आपसे बोला गया लेट a + b इज इक्वल्स टू 1 0 2 2 2 2 1 1 2.
ठीक है, और a माइनस बी आपको दे रखा है 144,420 -1 -1 2। तो बताइए फाइंड a एंड b। चलिए कर दीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दीजिए और देखिए क्या आंसर आने वाला है। हो गया। तो यहां से आपने बोला कि सर a प्लस बी समथिंग मुझे दे रखा है, कुछ एक चीज, उसको मान लीजिए मैं अल्फा बोलता हूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने अल्फा बोला है, तो आप बोलोगे a प्लस बी का वैल्यू अल्फा है, a माइनस बी का वैल्यू बीटा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो तो आपको मिलेगा 2a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी a इज इक्वल्स टू मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 2b इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, यानी b इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको a चाहिए तो a के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों अल्फा और बीटा को ऐड करके बाई 2 करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर 0 + 4 कितना हो गया 4, फिर 2 + 4 कितना हो गया 6, फिर आ जाएगा 2 + 4 यानी 6, फिर 2 + 2 4, फिर 2, -1 + 1 0, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 4, और इसको कितना कर देना है 1/2। 1/2 का मतलब है सभी को 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा फाइनली 1 2 3 3 2 1 0 0 2, ये तो a आ जाएगी। इसी तरीके से b निकालना है तो माइनस करके निकाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 अल्फा माइनस बीटा, 1 - 1 0, 0 - 4, 2 - 2 -2, और 2 - 2 -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 में से 0 गया 2 बच जाएगा, 1 में से 1 घटाया तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाया तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाया तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड किया तो 0 -2 -1 -1 0 1 1 1 0, तो ये आ जाएगा a और b। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन इनमें नहीं है। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि a आपको दे रखा है, b आपको दे रखा है, आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि 4a + 5b - c = 0 है, तो आपको c बताना है। कोई बात नहीं है, आप यहां से बोलोगे सर c का वैल्यू तो हो गया है 4a + 5b, तो अगर c का वैल्यू 4a + 5b है तो आप क्या बोलोगे सर c हो गया 4 × a, तो आ जाएगा 4 8 12 16, ये 4a हो गया प्लस 5b, तो b को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 15 20 25। ठीक है, तो यहां से दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड किया तो कितना हो गया 14 23, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 41, तो ये आपका c आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इधर पूछा गया कि सर बताइए एक मैट्रिक्स को मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसी मैट्रिक्स आ गई, तो बताइए a क्या होगा। तो इसको अपन लोग थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे भाई, ये जो है ये एक मैट्रिक्स है 3 × 1 की, यहाँ पे एक दूसरी a मैट्रिक्स आएगी और इसका आंसर जो आ रहा है वो 3 × 3 का आंसर आ रहा है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, तो ये कितनी होनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि सर क्योंकि 1 से कैंसिल होना है इसलिए 1 आना पड़ेगा, और क्योंकि आंसर 3 × 3 आना है तो इसीलिए यहाँ पे कितना आना पड़ेगा 3। तो जो a मैट्रिक्स है वो 1 × 3 की मैट्रिक्स होगी। ये तो कंफर्म हो गया कि a जो मैट्रिक्स है वो 1 × 3 की मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, कोई 1 × 3 की मैट्रिक्स को अज्यूम कर लिया, 1 3 ये था, और इसको मैंने अज्यूम कर लिया कुछ भी a b c, मान लीजिए ऐसे अज्यूम कर लिया, और फिर आपको तो पता ही आंसर क्या आने वाला है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, ऐसे आने वाला है। कोई बात नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं,
जितना भी ये कॉलम होता है उसको उठा के ऐसे रखते हैं। तो इस बार एक ही है तो एक को यहाँ पे रखा, आंसर आ गया 4a, ठीक है, a 3a, क्लियर। इसको उठा के यहाँ पे रखा तो आंसर कितना आ गया 4b, b 3b। इसको उठा के यहाँ पे रखा तो आंसर आ गया 4c, c 3c। अब इनको करा दिया कंपेयर, पहले को कंपेयर कराया, इधर से कंपेयर कराया तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1। तो अगर a की वैल्यू -1 रखूंगा तो -4 -1 -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू को कंपेरिजन कराइए तो यहाँ से 4b, यहाँ से कितना 8, तो b का वैल्यू 2 होना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू को कंपेरिजन करा दो, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी, वो मैट्रिक्स आ जाएगी 1×3 की एक मैट्रिक्स आएगी जो होगी -1 2 1। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के लिए आपके ये 2 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में देता हूं। पहला क्वेश्चन है ए और बी आपको दे रखा है, आपको पता करना है कि ए और बी कॉम्यूट है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है ए ω0 0 ओमेगा है, तो आपको बताना है a की पावर 70 कितना होगा अगर ओमेगा का मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे आप अनजान नहीं है कि क्या ओमेगा होता है। इससे आगे की बातें हम अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है।